हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर को हिस्ट्री के आज की इस वीडियो में करने वाले हैं और उन्हीं से प्रश्नों को करने वाले जो कि आपके आने वाले कल के एग्जाम 7 फरवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हमारा, मुगल काल में निर्मित 4 स्थापत्य कलाकृतियों के नाम लिखे। मुगल काल में बना हुआ जो 4 स्थापत्य कलाकृति था उसी का नाम बताना है। तो मुगल काल में निर्मित 4 स्थापत्य कलाकृति के नाम निम्न है किस तरह से। पहला है बुलंद दरवाजा, जो कि किसके द्वारा बनवाया गया था, तो बुलंद दरवाजा को बनवाया गया था अकबर के द्वारा। दूसरा है लाल किला, जो कि शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। तीसरा है ताजमहल, जो कि शाहजहां के द्वारा भी बनवाया गया था। और चौथा है बीबी का मकबरा, जो कि औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। तो ये 4 क्या था, तो ये 4 था मुगल काल में निर्मित स्थापत्य कलाकृति और चारों का नाम आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकबर के दरबार में नवरत्नों जो थे उनका नवरत्न का नाम बताना है। सबको पता होगा अकबर के दरबार में नवरत्न थे, नवरत्न थे, नवरत्न थे। लेकिन नवरत्न जो थे 9 व्यक्तियों के नाम थे कौन, ये थे कौन कौन, ये आपको पूछा जाएगा। और ये आपके 2 नंबर में पूछा जा सकता है और आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है। अगर 2 नंबर में पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे उसमें से किन्हीं 4 का नाम लिखे। लेकिन अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा अकबर के दरबार में नवरत्न जो थे उनका नाम लिखे, यानी कि 9 का नाम लिखना रहेगा। तो आपको 9 का नाम बता देते हैं, आप लोग 9 का नाम अच्छा से याद रखिएगा। 2 नंबर में पूछे तो आप लोग 4 लिख दीजिएगा, क्योंकि 4 ही लिखना रहेगा। अब 5 नंबर में पूछेगा तो आप लोग पूरा 9 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अकबर के दरबार में नवरत्नों का नाम इस तरह से। अकबर के दरबार में विभिन्न विद्वाओं के विशेषज्ञ थे जिन्हें अकबर के दरबार में नवरत्न कहा जाता था। देखिए, अकबर के दौरान 9 व्यक्ति जो थे विभिन्न अलग अलग अपने क्षेत्र के अलग अलग महारथी थे, यानी कि अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने अलग अलग तरह का ज्ञान हासिल कर रखा था। और उन्हें क्या कहा जाता था, अकबर के दौरान जो 9 महारथी थे इन्हीं को क्या कहा जाता था, तो इन्हें नवरत्न कहा जाता था। इन नवरत्नों के नाम इस प्रकार से, पहले थे अब्दुल रहीम खाने खाना, दूसरे थे हकीम हुकाम, और तीसरे थे मुल्ला दो प्याजे, चौथा अबुल फजल, 5वां फैजी, छठा तानसेन, 7वां राजा मानसिंह, और 8वां थे टोडरमल, और 9वां थे बीरबल। तो ये क्या थे, तो ये अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे, समझ गए। और ये जो नवरत्न थे ना, ये अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ थे, यानी कि एकदम महारत हासिल कर चुके थे अपने अपने क्षेत्र में। जैसे बात करते हैं तानसेन की, थे बहुत बड़े अच्छे गायक थे। जैसे बात करते हैं बीरबल की, तो बीरबल जो थे बहुत ही अच्छे बुद्धिमान थे। उसका टोडरमल के कौन थे, तो वित्त मंत्री थे। इस तरह राजा मानसिंह कौन थे, तो सेनापति थे। इस तरह से सभी का विभाग अपना क्षेत्र बटा हुआ था अकबर के दरबार में, समझ गए। तो अकबर के दरबार में नवरत्नों में से कौन लिखना रहेगा, 4 रहेगा लिखना या 5 लिखना रहेगा, जो भी लिखना रहेगा आप लोग लिख दीजिएगा। 9 का नाम आप लोग को बता दिए, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, कमल महल के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। कमल महल के बारे में आप क्या जानते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कमल महल के बारे में आप क्या जानते हैं। तो कमल महल जो है विजयनगर की एक सुंदर इमारत है। कमल महल जो है ना विजयनगर में है स्थित, और एक विजयनगर का एक सुंदर इमारत है। इस महल की ऊपरी संरचना कमल की तरह दिखती है। इस महल का नाम कमल महल रखा क्यों गया था, तो इसलिए रखा गया था क्योंकि इस महल के जो ऊपरी संरचना है, ऊपरी भाग जो है वो कमल के तरह दिखता है, इसलिए इस महल का नाम कमल महल रखा गया था। अतः 19वीं सदी के में अंग्रेज यात्रियों ने इसका नामकरण कमल महल कर दिया था। 19वीं सदी में अंग्रेज यात्री जो था उसने इसका नाम क्या कर दिया था, कमल महल कर दिया था। क्यों कर दिया था, क्योंकि इसका जो ऊपरी संरचना था वो बिल्कुल कमल की तरह दिखता था, इसीलिए। यह लंबाई में एक विशाल इमारत है। यह स्थापत्य का एक विशाल नमूना भी है, यानी कि जो स्थापत्य कलाकृति है उसका एक विशाल नमूना भी कौन है, तो ये कमल महल। समझ गए, सिंपल सा क्वेश्चन था कि कमल महल के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। तो कमल महल जो है ये विजयनगर की एक सुंदर इमारत है, और इस महल के जो ऊपरी संरचना है, ऊपरी भाग जो है वो कमल की तरह दिखता है, इसीलिए 19वीं सदी में एक अंग्रेज यात्री जो था उसने इसका नामकरण कर दिया था कमल महल। और इसकी जो लंबाई है बहुत ही ज़्यादा विशाल है कमल महल, और ये स्थापत्य कलाकृतियों में एक विशाल नमूना भी है, समझ गए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विरूपाक्ष मंदिर की 2 विशेषताएं बताएं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो उसकी 2 विशेषता बताना है। तो यह जो मंदिर है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है ये स्थित कहाँ है, तो हम्पी में स्थित है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर। और यह मंदिर शिव के दूसरे रूप विरूपाक्ष और उनकी पत्नी देवी पंपा का है, समझ गए। सिंपल सा क्वेश्चन है कि विरूपाक्ष मंदिर के 2 विशेषता बताएं, 2 खूबी बताएं। तो ये जो मंदिर है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर ये हम्पी में स्थित है। और ये जो मंदिर है किस भगवान का मंदिर है, तो ये मंदिर है शिव के दूसरे रूप विरूपाक्ष का, और उनकी जो पत्नी है पंपा उनका यह मंदिर है। यहाँ रावण के द्वारा लंका ले जाने के दौरान शिवलिंग को यहाँ रखने के बाद से यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर हो गया था। रावण जो लंका ले जा रहा था शिव भगवान को, शिवलिंग को, उसका जो रास्ते में रख देता है और वहाँ पर से उठ नहीं पाता है, वो शिवलिंग वहीं पर दब जाता है और जो मंदिर वहाँ पर बन जाता है वो यही मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर। तो समझ गए आप लोग कि विरूपाक्ष मंदिर की 2 विशेषता बताना था। तो ये जो मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर ये हम्पी में स्थित है, और यह मंदिर शिव के दूसरे रूप विरूपाक्ष और उनकी पत्नी पंपा का है। और रावण के द्वारा लंका ले जाने के दौरान शिवलिंग को यहाँ रखने से यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर बन गया था, समझ गए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिंगयात संप्रदायों के द्विविशेषताओं का वर्णन करें। लिंगयात संप्रदाय जो है उनकी द्विविशेषताओं का वर्णन करना है। तो लिंगयात संप्रदाय के जो लोग थे ये लोग निष्काम कर्म में विश्वास करते थे। कर्म मतलब काम में, ये लोग निष्काम काम में विश्वास करते थे, लिंगयात संप्रदाय के लोग। और लिंगयात संप्रदाय के जो लोग थे ये शिव के परम तत्व थे। सिंपल सा क्वेश्चन है कि लिंगयात संप्रदाय की दो विशेषताओं का वर्णन करें। तो लिंगयात संप्रदाय के जो लोग थे निष्काम में विश्वास करते थे, और लिंगयात संप्रदाय के जो लोग थे ये शिव जी के परम तत्व थे, इनको परम तत्व मानते थे, शिव भगवान को यानी कि शिव जी को ज्यादा पूजा करते थे लिंगयात संप्रदाय के लोग। समझ गए। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत आने वाला दो विदेशी यात्री उनके यात्रा वृत्तांतों के नाम लिखे। भारत में आने वाले बहुत सारे विदेशी यात्री थे, कई सारे विदेशी यात्री थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको दो नंबर पूछा जाएगा, इसलिए दो ही विदेशी यात्री का नाम बताना रहेगा। और दो विदेशी यात्री जो आया था उसने अपना कौन सा यात्रा वृत्तांत लिखा था उसका भी आपको नाम बताना है। तो पहला तो है अलुब्रीन जो कि किताब उल हिंद लिखा था, दूसरा इब्न बतूता जो कि रिहाला लिखा था। इसमें आप लोग मेगास्नेज भी लिख सकते हैं, उसकी पुस्तक का नाम इंडिका भी लिख सकते हैं, कई सारा है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ दो ही पूछा जाएगा तो इसलिए आपको दो ही लिखना है। समझ गए ना। सिंपल सा क्वेश्चन था कि भारत में आने वाले दो विदेशी यात्री उनके यात्रा वृत्तांतों के नाम लिखे। तो दोनों विदेशी यात्री के नाम इस तरह से, पहला अलुब्रीन उसका किताब का नाम है किताब उल हिंद, और दूसरे इब्न बतूता जिनका किताब का नाम है रिहाल। आप लोग मेगास्नेज भी लिख सकते हैं, इंडिका उनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। तो अस्थायी बंदोबस्त जो होता है अंग्रेजी सरकार के द्वारा लागू की गई भू राजस्व प्रणाली था। इससे बंगाल में लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। इसमें कर वसूली का अधिकार स्थानीय जमींदार को दे दिया गया था। आपसे अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि अस्थायी बंदोबस्त को कब शुरू किया गया था तो क्या बताइएगा, अस्थायी बंदोबस्त को 1793 में शुरू किया गया था। समझिए। अब समझने कि अस्थायी बंदोबस्त था क्या, आप क्या समझते हैं अस्थायी बंदोबस्त से। तो अस्थायी बंदोबस्त जो होता है अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया एक भू राजस्व प्रणाली था। अस्थायी बंदोबस्त क्या था, तो अस्थायी बंदोबस्त जो होता है अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था और एक भू राजस्व प्रणाली था। इसे किसने लागू किया था, इसे लागू किया था लॉर्ड कार्नवालिस ने। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा अस्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था, लॉर्ड कार्नवालिस ने लागू किया था। कब लागू किया था, तो 22 मार्च 1793 को लागू किया था। ठीक है। अब इस अस्थायी बंदोबस्त ये तो समझ गए कब लागू किया, क्यों लागू किया गया, ये सब समझ गए, इसमें क्या था वो समझ गए। लेकिन इसको जो लागू किया गया था इसमें मेन इसका मोटिव क्या था, तो इसका मेन कारण था कि वहाँ पर जो कर वसूली करने का जो अधिकार है वो दे दिया गया था अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को। जैसे जिस भी क्षेत्र के जो जमींदार हुआ करते थे उस क्षेत्र के जो कर अधिकार करने का जो कलेक्ट करने का जो अधिकार था वो दे दिया गया था वहाँ पर के जमींदारों को। समझ गए। तो यही था अस्थायी बंदोबस्त जो कि शुरू हुआ था 22 मार्च 1793 को और शुरू किया गया था लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में उपनिवेशों की स्थापना के 4 कारण बताएं। भारत में जो उपनिवेशवाद हुआ उसकी स्थापना हुआ उसके 4 कारण बताएं। देखिए उपनिवेशवाद मतलब क्या होता है, उपनिवेशवाद मतलब वो होता है कोई शक्तिशाली देश जो रहता है वो अपनी ताकत के बल पर कोई उससे जो कमजोर देश रहता है उस पर राज करता है, उसके कुछ प्राकृतिक संसाधनों को भोगने के लिए, उसी को क्या कहा जाता है, तो उसी को कहा जाता है उपनिवेश। जैसे कि इंग्लैंड ने क्या किया था, हमारे ऊपर राज किया था, क्योंकि जब इंग्लैंड जो था हमसे छोटा था, हमारे से छोटा देश था लेकिन हमसे ज़्यादा उस समय शक्तिशाली देश था, इस कारण उसने हम पर राज किया था हमारे प्राकृतिक तत्वों को भोगने के लिए। समझ गए। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक तत्व जो कि उसके यहाँ नहीं थे उसी को यूज करने के लिए इंग्लैंड ने क्या किया था, हम पर राज किया था। समझ गए। इसी को कहा जाता है उपनिवेशवाद। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, उपनिवेशवाद किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि कोई शक्तिशाली देश जब किसी अपने से कम शक्तिशाली देश के ऊपर शासन करता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है उपनिवेशवाद। तो जैसे कि भारत में उपनिवेशवाद जो हुआ था, भारत में जो उपनिवेशवाद के जो कारण क्या थे, भारत में क्यों उपनिवेशवाद हुआ था वही आपको बताना है। जैसे इंग्लैंड ने हम पर उपनिवेशवाद किया था तो क्यों किया था, क्योंकि कच्चे माल की उसे प्राप्ति करना था और तैयार माल की खपत भी करना था, उसे कच्चा माल चाहिए था यहाँ से, इसलिए उसने उपनिवेशवाद किया था, हम पर कब्जा किया था। ठीक है। हमारे देश पर तैयार माल जो हो गया था इसका वहाँ पे फिर यहाँ से उसको क्या करना था, खपत करना था, इसके लिए उसने हमारे ऊपर कब्जा किया था। और ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए उसने क्या किया था, उपनिवेशवाद का रास्ता अपनाया था। और चौथा है हमारा कि समृद्धि की लालसा, मतलब और भी ज़्यादा समृद्धि की लालसा थी इंग्लैंड को, इसलिए उसने क्या किया था और यहाँ पर आया था, उस देश पर कब्जा किया था। तो यही था भारत में उपनिवेशवाद के 4 कारण। चारों को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए कि भारत में उपनिवेशवाद के 4 कारण का नाम बताए। तो कच्चे माल की प्राप्ति करना, तैयार माल की खपत करना, ईसाई धर्म का प्रचार करना और समृद्धि की लालसा। बहुत सारे और भी कारण थे लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 4 ही नाम बताना था, तो इसलिए आप लोगों को 4 नाम बताना है। समझ गया। लेकिन यही अगर रहेगा 5 नंबर में, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कच्चे माल की प्राप्ति करना रहेगा, इसको डिफाइन करना रहेगा 2-3 लाइन में। समझ गए। तो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, वो आप लोगों को जब दीर्घोत्तरीय प्रश्न बताएंगे उसमें आपको समझा देंगे। ठीक है। ऐसा अगर तुम आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ जिसमें कि करेंगे हिस्ट्री के और भी लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।